Hello everyone, my name is Prem Bada and welcome back to World Student School. Yes, we are continuing with the chapter metals and non-metals. But आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं about the properties of ionic bonds. Ionic bond कैसे फॉर्म होते हैं? As you know कि previous lecture में हमने पढ़ा था कि ionic bond फॉर्म कैसे होते हैं by gain and loss of electrons. उसके अलावा हम बात करने वाले हैं about the occurrence of metals, कि metals कैसे occur करते हैं in the nature and how we can extract them from their forms, right? So let us now start. All right. So सबसे पहले बेटा हम बात करने वाले हैं about the properties of ionic compounds, right? तो पहले तो आप ये समझो that ionic compounds form कैसे होते हैं? They are formed by gain or loss of इलेक्ट्रॉन्स, राइट. फर्स्ट थिंग तो ये है कि ये आपको पता होना चाहिए कि गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं क्या? आयनिक कंपाउंड्स, राइट. अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं बेटा कि फिजिकल नेचर कैसा होता है आयनिक कंपाउंड्स का. सो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. फिजिकल नेचर में बेटा आपको ये लिखना है कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में आकर करते हैं. रीजन बीइंग क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. ये आपको रीजन लिखना है. अगर आपको पूछा जाए कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, तो रीजन आपके पास सिंपली आपको यही लिखना होगा कि दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. कैसे? NaCl फॉर्म होता है बेटा. Na का क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. क्लोराइड आयन का नेगेटिव चार्ज होता है. तो इनके बीच में क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. क्लियर? तो ऐसे क्या होएगा? ये आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेंगे एंड दे विल अकर एज दी सॉलिड्स. नाउ these compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. No doubt ionic compounds solid होते हैं, लेकिन वो इतने rigid solid नहीं होते जैसे metals की आप बात करते हो. ठीक है? तो ये brittle होते हैं. अगर आप NaCl salt पे आप थोड़ा भी pressure डालो तो it will break down. It will break down. क्लियर? तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा. क्यों? क्योंकि इसका नेचर जो है ब्रिटल है. सॉलिड बट ब्रिटल. ठीक है? ये ब्रेक कर सकते हैं. क्लियर? नाउ आगे बात करते हैं बेटा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाओ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा आयनिक कंपाउंड्स का? सो दीज कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है आयनिक कंपाउंड्स का, वो जनरली हाई रहता है. क्यों? रीजन बीइंग अगेन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो बेटा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए. हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन करने के लिए. दैट इज वाई आयनिक कंपाउंड्स के केस में दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. क्लियर? अब बात करते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी की, कि इफ दे आर सॉल्युबल इन नेचर और नॉट. सो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवेलेंट बेटा वही है आयनिक कंपाउंड्स. इलेक्ट्रोवेलेंट जिनकी वैलेंसी होती है, चार्जेस होते हैं, उसी को इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं. तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर and insoluble in solvents such as kerosene and petrol etc. इनकी बेटा आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में तो होती है, लेकिन उसके अलावा अगर आप सॉल्वेंट्स की बात करो जैसे केरोसिन और पेट्रोल, तो इसमें नहीं होती. तो जनरली आपने देखा होगा बेटा NaCl क्या है? NaCl होता है सॉल्ट, और सॉल्ट आसानी से बेटा वो पानी में मिल जाता है, आपको पता है. इट इजिली गेट्स मिक्स्ड इन द वाटर, सॉल्ट. क्लियर? तो वी कैन से दैट कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन केस ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल. क्लियर? अब आगे आ जाओ बेटा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये सारे पॉइंट्स जो बेटा हम कर रहे हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स,
ये आपको रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में आएंगे। क्लियर? तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं बेटा। सो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। कितनी आसान सी बात है कि चार्ज पार्टिकल्स मूव होने की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जो आप एनोड और कैथोड देखते हो। क्लियर? तो आपको क्या लगता है कि क्या वो आयनिक कंपाउंड से पॉसिबल है? एंड माय आंसर वुड बी यस। व्हाई? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट? तो उस हिसाब से उनके थ्रू कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी इजियर सिंस दे हैव चार्ज। क्लियर? सो ionic compounds in water conduct electricity due to the presence of ions। तो हम कह सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन वाटर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ आयंस की वजह से। अगर आपको कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग आयनिक कंपाउंड्स, तो आपका आंसर ये होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास ही सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है प्रेजेंट किसी भी एलिमेंट के पास, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। तो अगर आपको यह पूछा जाए कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, व्हाई, तो आपके पास आंसर ये होना चाहिए बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव इलेक्ट्रॉन्स, that is why they are able to conduct the electricity। Clear? Now they do not conduct electricity in solid state due to their rigid structure, but जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में होएगी, पानी में, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि बेटा सॉल्यूशन में जो कंपाउंड है वो डिसोसिएट कर जाता है अपने आयनिक फॉर्म में। कैसे? Na प्लस क्लोरीन माइनस, लो चार्जेस आ गए। लेकिन अगर मैं सॉलिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये NaCl सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसमें कहां आपको चार्ज दिख रहा है? ये चार्ज तो आपस में इन्होंने बॉन्ड बना लिया। तो इस वजह से ये याद रखना है कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होएगी, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में होएगी जहां पे चार्जेस कन्वर्ट हो सकते हैं, जहां पे चार्जेस आ सकते हैं। क्लियर? अच्छा, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट ऑल्सो। मोल्टन स्टेट होता है सेमी सॉलिड स्टेट, ये सेमी सॉलिड स्टेट होता है। इट इज नॉट एग्जैक्टली लिक्विड, ये पूरा लिक्विड नहीं होता लेकिन ये पूरा सॉलिड भी नहीं होता। तो जैसे अगर आपने देखा होगा कि आयरन अगर आप पिघलाते हो, लोहा पिघलाते हैं तो कैसे वो थिक लिक्विड में आता है, थिक लिक्विड फॉर्म में आता है जब हम लोहा पिघलाते हैं, तो वो मोल्टन स्टेट होता है बेटा। इट इज नॉट सॉलिड बट इट इज नॉट फुल्ली लिक्विड ऑल्सो। क्लियर? तो ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली बात समझ में आ गई हमें। अब एक एक्टिविटी फटाफट कर लेते हैं बेटा इसके रिगार्डिंग, सिंस एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्टिंग विद द प्रोसीजर नाउ। सो टेक सैंपल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और एनी अदर सॉल्ट फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। तो आपने ये कंपाउंड सेलेक्ट करने हैं। सोडियम क्लोराइड ले लिया हमने, पोटेशियम आयोडाइड ले लिया और बेरियम क्लोराइड ले लिया। क्लियर? नाउ टेल मी व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज सॉल्ट्स, कि जो आपने सॉल्ट्स लिए हैं अपनी एक्टिविटी में, प्रोसीजर में, वो जो सॉल्ट्स हैं वो किस फिजिकल स्टेट के हैं, उनको वो दिखने में कैसे हैं, हाउ डू दे लुक ऑल दीज सॉल्ट्स। नाउ टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सैंपल ऑन अ मेटल स्पैचुला and heat directly on flame as in figure 3.7 हम देख लेंगे। Repeat with other samples। अब आपने क्या करना है कि एक मेटल का स्पैचुला लेना है। मेटल का स्पैचुला लिया आपने, ठीक है, जिसमें आपने थोड़ा सा अमाउंट सैंपल रखा। जो हमने 3 सैंपल्स लिए हैं उनमें से आपने एक सैंपल रख लिया कोई भी, और उसको आपने डायरेक्टली हीट किया है स्पैचुला के अंदर, मेटल का स्पैचुला लेके। ठीक है? अब यही आपने एक्टिविटी जो बाकी 2 सैंपल्स हैं उनके साथ भी रिपीट करनी है। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डिड द सैंपल्स इंपार्ट एनी कलर टू द फ्लेम? कि जो आपने सैंपल्स बर्न किए, फ्लेम में हीट किए, आपने देखा क्या उनमें कोई कलर आ रहा है फ्लेम्स में? और डू दिस कंपाउंड मेल्ट? क्या आपने ये नोटिस किया कि वो कंपाउंड्स मेल्ट हो रहे हैं या नहीं? नाउ ट्राई टू डिसॉल्व द सैंपल्स इन वाटर, पेट्रोल एंड केरोसिन। आर दे सॉल्युबल?
तो 3 सैंपल्स को आपने बर्न किया फ्लेम के, तो आप देखोगे कि कोई कलर आ रहा है या नहीं। बर्न नहीं किया, हीट किया, तो आप देखोगे कि कोई कलर इंपार्ट हो रहा है या नहीं। उसके अलावा देखो कि क्या ये कंपाउंड्स मेल्ट कर रहे हैं अगर आप इसको हीट कर रहे हो। एंड ऑल्सो ट्राई डिजोल्विंग ऑल दीज 3 सैंपल्स इन द वाटर। एक बार आपने वाटर में आप उसको डिजोल्व करोगे, सेकेंड आप ट्राई करोगे उसको पेट्रोल में डिजोल्व करने का, थर्ड आप ट्राई करोगे उसको केरोसिन में डिजोल्व करने का, एंड देन यू विल टेल मी if you find any of these compounds soluble in any of these solutions. Clear? अच्छा, now फिर क्या करना है आपने? Make a circuit. ये सारी ऑब्जर्वेशन के बाद आपने एक सर्किट बनाना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, as shown in figure 3.8. ठीक है, सबसे पहले आप 3.7 देखो। 3.7 में आपने मेटल का स्पैचुला लिया है, ये स्पैचुला है, स्पैचुला, ठीक है जी। यहां पे आपने कोई भी सॉल्ट का सैंपल रखा है, सॉल्ट का सैंपल रख दिया आपने, उसको आपने डायरेक्टली हीट किया है, डायरेक्टली हीट किया है। अब इसमें से आपको बताना है कि कोई कलर आ रहा है या नहीं, ये मेल्ट हो रहा है या नहीं, और ये सॉल्युबल है या नहीं। क्लियर? सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है, ठीक है, एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स into a solution of one salt. आपने क्या करना है कि एक इलेक्ट्रोड लेना, क्योंकि बेटा आप सर्किट बना रहे हैं तो आपने इलेक्ट्रोड्स तो लिए हुए हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स आप यूज करते ही हो इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। अब आपने इसमें करना क्या है बेसिकली कि एक इलेक्ट्रोड जो आपने सर्किट किया है सोल्यूशन में, उसमें आपने सॉल्ट सोल्यूशन रखा है, सॉल्ट डाला है। क्लियर? उसमें आपने सॉल्ट रखा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? टेस्ट द अदर सॉल्ट सैंपल्स टू इन दिस मैनर। क्या आपने सॉल्ट सॉल्यूशन रखा हुआ है अंदर एंड उसमें आपने इलेक्ट्रोड डिप किए हुए हैं। फिर आप देखोगे कि इस जो सॉल्ट सॉल्यूशन आपने डाले एक एक करके सॉल्ट सॉल्यूशन आप ऐड करोगे। फिर आप देखोगे, आपने ये बताना है मुझे कि इन सॉल्ट सॉल्यूशन में जो भी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, क्या उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं। जो भी आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहे हो तीनों में से, ठीक है, एक एक करके आपने मेजर करना है। और इलेक्ट्रोड्स आपने डाले हुए हैं, अब फिर आपने बैटरी लगा दी, बल्ब लगा दिया, स्विच पे लगा दिया, आपने पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया इसका। क्लियर? व्हाट इज योर इन्फरेंस अबाउट द नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स? तो आपको क्या समझ में आता है बेटा? इन कंपाउंड्स के नेचर से आपको क्या समझ में आता है? ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं अब। आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज जो भी है, क्या ऑब्जर्वेशन आएगी हमारी? फर्स्ट थिंग, आपको फिजिकल नेचर पूछा था, तो ऑल द सॉल्ट्स टेकन आर सॉलिड्स। आपने जो 3 सैंपल लिए हैं सॉल्ट के, वो तीनों के तीनों सॉलिड हैं, पहली चीज। सेकेंड, ईच सॉल्ट इम्पार्टेड अ पर्टिकुलर कलर टू द फ्लेम। और हर एक सॉल्ट ने जब आपने उसको हीट किया, जब आपने उसको फ्लेम के ऊपर रखा, तो हर एक सॉल्ट ने अलग अलग कलर प्रोड्यूस किया, ठीक है, अपने अपने यूनिक कलर्स तीनों ही सॉल्ट ने प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। तीसरी बात, द कंपाउंड डिड नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग। और ये जो आपने सॉल्ट्स लिए हैं, सॉलिड सॉल्ट्स, ये मेल्ट नहीं किए, ये मेल्ट नहीं होते जब आप इसको हीट करते हो तो, ठीक है। उसके बाद द कंपाउंड्स वर सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन। और जो आपने 3 सैंपल्स लिए हैं सॉल्ट के, वो तीनों के तीनों पानी में सॉल्युबल हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर नॉट सॉल्युबल इन केरोसिन, बट वो केरोसिन में सॉल्युबल नहीं है। फिर आपने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था, तो क्या आपको पता लगा दैट इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। कि आपने ये देखा कि जब आपने सॉल्ट सॉल्यूशन पानी में डाला और उसके अंदर इलेक्ट्रोड डाला एंड जब आपने इलेक्ट्रिक स्विच ऑन किया, तो आप ये देखोगे कि बल्ब ग्लो किया, द बल्ब ग्लोज इन दैट केस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। क्यों पास हुआ? क्योंकि ये सॉल्युबल है पानी में और ये वाटर में डिसोसिएट करके आयंस बनाते हैं बेटा। जो सॉल्ट्स आपने लिए हैं, जैसे ही आप उसको पानी में डालोगे तो वो डिसोसिएट कर जाएंगे, सेपरेट होके आयंस बनाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल है और क्योंकि आयंस बना रहे हैं, इसी वजह से तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर रहा है।
दैट इज वाई इलेक्ट्रिक करंट इज बीइंग पास्ड एंड दैट इज वाई द बल्ब ग्लोज। तो आप समझ रहे हो कैसा इंटर रिलेशन है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इसका मतलब दे आर सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर? नाउ दिस शोज कंपाउंड्स आर आयनिक इन नेचर। वो कंपाउंड्स कैसे हैं बेटा? आयनिक हैं। क्यों? क्योंकि दे आर फॉर्मिंग आयंस, क्योंकि ये फॉर्म करते हैं आयंस, फॉर्मिंग आयंस। क्लियर? वो सभी जो आपने तीनों कंपाउंड्स लिए हैं, सॉलिड लिए, सॉल्ट लिए हैं, वो सब आयंस फॉर्म करते हैं, इसलिए वो आयनिक हो गए नेचर में। एंड क्योंकि आयंस फॉर्म करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट भी पास करेंगे। क्लियर? तो ये हमारी एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन थी। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी? सो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड। क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टी में याद होना चाहिए। सेकेंड, दे इम्पार्ट अ कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। डन। कलर भी आता है फ्लेम पे। दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन। डन। सॉल्युबल इन वाटर कंप्लीट हो गया। फिर देयर मोल्टन और एक्वा स्टेट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एज आई हैव टोल्ड यू कि अगर वो मोल्टन स्टेट या एक्वा स्टेट में है तो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ऐसा कोई भी फॉर्म जिसमें कंपाउंड आयंस में आ रहे हो, अब आयंस में वो मोल्टन स्टेट में भी आ सकते हैं, आयन के फॉर्म में वो एक्वा स्टेट में भी आ सकते हैं, और आयंस के फॉर्म में वो सॉल्यूशन में तो आ ही सकते हैं वाटर में। तो उन हर केस में जो भी कंपाउंड है अपने आयनिक फॉर्म में अगर आ सकता है तो वो आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर? तो ये हमारी कुछ बातें थी अबाउट दिस एक्टिविटी। नाउ लेट अस बिगिन विद अकरेंस ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स अकर कैसे करते हैं, अब ये देखना है हमें। ओके, तो पढ़ते हैं नाउ द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ्स क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। अच्छा बेटा, पहले तो आप ये समझ लो कि क्या होते हैं मिनरल्स, कि कोई भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचुरली अकर करते हैं अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ में जो नेचुरली अकर करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मिनरल्स। अच्छा, जब आपको बेटा अगर पेपर में डेफिनेशन आती है मिनरल्स की, तो बहुत बार बच्चे इस डेफिनेशन को गलत लिखते हैं। दे राइट कि एनी कंपाउंड विच इज देयर या विच इज प्रेजेंट इन दी कंपाउंड फॉर्म, या मिनरल जिसमें से हम एलिमेंट निकाल सकते हैं। ये सारी डेफिनेशंस नहीं लिखनी है आपने मिनरल्स के लिए। मिनरल्स की आपकी सीधी सीधी डेफिनेशन आपको यही लिखनी है कि जो नेचुरली अकर करते हैं अर्थ की क्रस्ट में उनको मिनरल्स बोलते हैं, और कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी इसके अलावा। क्लियर? सो दीज मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, और ये जो मिनरल्स होते हैं बेटा, इनमें किसी तरीके के मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटल्स आर प्रेजेंट इन द मिनरल्स। ठीक है? एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और वहां से आप मेटल को प्रॉफिटेबली, मतलब जो भी आपको मेटल चाहिए होगा रिक्वायर्ड, वो आप निकाल सकते हो। क्लियर? सो दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। इसका मतलब क्या है? मिनरल्स जो हैं क्या है? वो नेचुरली अकरिंग है। पहली बात तो ये देख लो, नेचुरली अकरिंग। सेकेंड चीज आप देख लो ये कि नेचुरली अकरिंग है, इनमें से आप मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, बाहर निकाल सकते हो जो भी आपको मेटल्स चाहिए। आप एक ये बात याद रख लो। ठीक है? एंड जिस भी मिनरल से आप मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे मैंने मेटल्स निकाला, कोई भी मेटल मैंने निकाल लिया, तो मैं जिस चीज से, मिनरल की जिस चीज से मैं मेटल निकाल रही हूं उसको मैं बोल देती हूं ओर्स। उसको मैंने क्या बोल दिया? ओर। क्लियर? आपको डेफिनेशन आएगी ओर की, आपको डेफिनेशन आएगी मिनरल्स की। दोनों ही डेफिनेशंस आपने गलत नहीं करनी है, दोनों ही डेफिनेशन ध्यान रखनी है, कोई भी डेफिनेशन गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? मिनरल्स एंड ओर्स, इसका मतलब ओर एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे आप मेटल आसानी से निकाल सकते हो, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, मिनरल्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं कि आप उसमें से आसानी से मेटल्स नहीं निकाल सकते हो। लेकिन ओर्स ऐसी चीजें होती है बेटा, और एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे आप मेटल्स आसानी से निकाल सकते हो।
फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली, वो ओर्स होते हैं, राइट? ऑलराइट, नाउ हाँ जी, तो अब बात करेंगे बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की, कि मेटल्स हम निकालेंगे कैसे। ये तो हमें समझ में आ गया कि मेटल्स जो है वो मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनको हम निकालें कैसे अब, क्योंकि हमें मेटल्स तो चाहिए यूसेज के लिए। तो हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट द मेटल्स फ्रॉम देम? लेट अस सी, द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव। कितनी अच्छी बात है कि मेटल्स जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज किया था, जो गोल्ड एंड सिल्वर बिल्कुल एंड में आ रहे थे, कॉपर मर्क्यूरी गोल्ड सिल्वर, कॉपर मर्क्यूरी गोल्ड सिल्वर, CHAA, याद होगा अगर, तो वो क्या है बेटा, बॉटम वाले एक्टिविटी से सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, सबसे कम, एंड दे आर फाउंड इन अ फ्री स्टेट। तो अब ये सोचो कि जो मेटल्स बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव हैं, तो वो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं फॉर्म करेंगे, उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उनका मन नहीं करता रिएक्ट करने का, कि मेरे को नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम अकेले ग्रुप में जाओ। तो वो तो बेटा ऑब्वियसली दे विल अकर इन अ फ्री स्टेट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। बेटा ये एग्जाम्पल आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, कॉपर है, ये क्या होते हैं, फ्री स्टेट में फाउंड होते हैं, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। क्यों? बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है। अच्छा, कॉपर एंड सिल्वर आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर। लेकिन कुछ एक केसेस में कॉपर और जो सिल्वर है वो अपने सल्फाइड या फिर ऑक्साइड ओर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सम केसेस में ऐसा है कि कुछ कॉपर होएगा, कुछ कॉपर आपको फ्री स्टेट में भी मिल जाएगा, और कई कॉपर आपको सल्फाइड या फिर ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाएंगे। सेम गोज विद सिल्वर, कई सिल्वर आपको फ्री स्टेट में भी मिल जाएगा, और कुछ सिल्वर ऐसे भी होंगे जो अपने ऑक्साइड या सल्फाइड ओर्स में होंगे। क्लियर? एंड और क्या चीज है जिससे आप मेटल्स आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले समझो बेटा, द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले हम देखेंगे द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज क्या है, इसके बारे में कौन कौन से हैं टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में। अगर आपने देखा होगा, केदारनाथ का माली आलू, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है, आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। ये आपको कभी भी फ्री स्टेट में नजर नहीं आएंगे, नेवर। रीजन बी दे आर हाईली रिएक्टिव, कि इनको कोई ना कोई एलिमेंट चाहिए रिएक्ट करने के लिए, बिकॉज दे आर वेरी अनस्टेबल। क्लियर? तो दे रिएक्ट वेरी रेडिली, एज यू नो। तो आपको ये कभी भी फ्री स्टेट में नजर नहीं आएंगे, राइट? तो दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स एज दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। इसी वजह से जो बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में आपको जो एलिमेंट्स नजर आएंगे वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, तो आपको फ्री स्टेट में फिर भी मिल सकते हैं, बट ये एलिमेंट्स आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, राइट? नाउ द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज कौन कौन से हैं? जरा फीके पकाता, जिंक, आयरन, लेड आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये ठीक ठीक रिएक्शन करते हैं, ना ज्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव है। मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में जिंक, आयरन, लेड। अब आप ये सोचो कि इन बातों को याद करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है जी। नहीं, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा और आप इसमें गलती करोगे ही करोगे। इस वजह से रिएक्टिविटी सीरीज याद करना है, सभी ने याद करना है, राइट? नाउ exist in occurs mainly as oxides, sulfides and carbonates। अच्छा, जो आपके पास मेटल्स हैं, जो भी मेटल्स आपके पास हैं जो थोड़े रिएक्टिव हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, तो वो जनरली आपको अर्थ क्रस्ट में या तो ऑक्साइड ओर में मिलेंगे कि वो ऑक्साइड ओर की तरह प्रेजेंट होंगे, या तो सल्फाइड ओर में मिलेंगे, या फिर कार्बोनेट के ओर में मिलेंगे। इसका मतलब उनके ओर में या तो आपको ऑक्साइड की प्रेजेंस मिलेगी, या तो सल्फाइड की प्रेजेंस मिलेगी, या तो आपको कार्बोनेट की प्रेजेंस मिलेगी।
क्लियर? नाउ ores of many metals are oxide because oxygen is a very reactive element and is very abundant on the earth. But mostly जो ores हैं, मोस्टली जो मेटल के ओर्स हैं वो आपको ऑक्साइड में मिलेंगे. रीजन बीइंग पता ही लग गया आपको कि ऑक्सीजन जो है वो काफी रिएक्टिव एलिमेंट है एंड काफी ज्यादा प्रेजेंट भी है अर्थ पे. क्लियर? सल्फर और कार्बोनेट से ज्यादा, तो इस वजह से ऑक्साइड ओर में आपको ज्यादा नजर आएंगे ये. नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो गई है. On the basis of reactivity, we group metals into 3 categories. 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज है. सबसे पहले बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सबसे पहले एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज. सबसे पहले हम एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे ऐसे मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे हैं, लोवेस्ट हैं, जो फ्री स्टेट में आकर करते हैं, उन मेटल्स की बात करेंगे. ठीक है? सो मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव. ये बात तो आपको समझ में आ गई थी कि जो मेटल्स हैं जो सबसे नीचे होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, वो सबसे ज्यादा अनरिएक्टिव होते हैं. दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग एट ऑल. राइट? उसके अलावा द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन. और इनको एक्सट्रैक्ट करना भी बहुत आसान है क्योंकि बेटा लीस्ट रिएक्टिव है ये, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म नहीं करते. तो इनको अगर आप सिंपल भी हीट कर दो इन ओर्स को, तब भी आपको प्योर मेटल मिल जाएगा. आसानी से वो रिड्यूस हो सकते हैं ओर्स. रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है? रिड्यूस होने का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट जाना. किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अपने ऑक्साइड की ओर से. ऑक्साइड में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन. आप उसको हीट कर दो, ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा. आप इस ओर को हीट कर दो तो ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा ऑक्साइड से, और आपको मिलेगा क्या? प्योर मेटल मिल जाएगा. राइट? सो एग्जाम्पल है सिनेबार HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड. HgS इज एन ओर ऑफ मर्करी. इसमें मेटल कौन सा प्रेजेंट है? मर्करी. ठीक है जी, मर्करी प्रेजेंट है, मेटल. ये क्या है? ये ओर है. इस ओर का नाम क्या है? सिनेबार. बेटा ये याद रखना है, आपको आ जाएगा सिनेबार के नाम से क्वेश्चन. फिर आप बोलोगे कि वो सिनेबार क्या था? तो सिनेबार ओर है. किसका ओर है? मरकरी का ओर है. इसमें से आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है? क्या इसमें से मुझे बाहर निकालना है? इसमें से मुझे मरकरी बाहर निकालना है. बेटा मुझे मरकरी चाहिए ना मेटल, तभी तो मैं एक्सट्रैक्ट कर रही हूं यहां से. क्लियर? अब आगे देखते हैं. हाँ जी. So when heated in air, it is first converted into mercuric oxide, HgO. सबसे पहले HgS आपके पास प्रेजेंट है. ये क्या है? ये सिनेबार है. ये क्या है? सिनेबार, ओर ऑफ मर्करी. क्लियर? HgS है. इसको सबसे पहले आप हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो आप जब सिनेबार को ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा क्या? मर्क्यूरिक ऑक्साइड. ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO. HgO आपको मिल गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड. ठीक है? एंड उसके अलावा जो आपका प्रोडक्ट बाहर आएगा वो है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बाहर आ जाएगा. राइट? कैसे? HgS है, S रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, और जो एक ऑक्सीजन है वो इसके साथ ऐड होके मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना लेगा. बैलेंसिंग मस्ट. बैलेंसिंग बहुत जरूरी है. बैलेंसिंग इज मस्ट. मैंने स्पेशली लिखा है आपके लिए, बैलेंसिंग इज मस्ट. नहीं बैलेंस करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे. तो जब भी रिएक्शन लिख रहे हो, मेक श्योर कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन ईच साइड आर इक्वल. क्लियर? अच्छा, अब आपके पास HgO आ गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड आ गया. अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप हीट करोगे. नाउ यू आर हीटिंग मर्क्यूरिक ऑक्साइड. मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप हीट कर रहे हो HgO को, तो सिंपल आपको Hg मर्क्यूरी मिल जाएगा, प्योर मेटल, मर्क्यूरी प्योर फॉर्म में, एंड ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा. राइट?
तो कभी भी अगर आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में सिनेबार आता है कि भाई आपको क्वेश्चन आ रहा है हाउ मर्क्यूरी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनेबार, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया लेट्स सपोज, तो आपको दोनों रिएक्शन लिखने हैं। कोई भी बच्चा एक रिएक्शन लिख के नहीं आएगा, आपने दोनों रिएक्शन देने हैं, तभी ये कंप्लीट एक्सट्रैक्शन बनेगी। अगर आप इसमें से एक भी रिएक्शन मिस करते हो तो वो आपकी इनकम्प्लीट एक्सट्रैक्शन है। आपने एक्सट्रैक्शन में दोनों रिएक्शन लिखने हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। क्लियर? ऑलराइट, सेकेंड एग्जाम्पल देख लो। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? कॉपर का देख लो। कॉपर, सो कॉपर विच इज फाउंड इन Cu2s इन नेचर। ये क्या है? Cu2s इन नेचर। कॉपर सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन द एयर। सेम एज मर्क्यूरी, कॉपर इज ऑल्सो लीस्ट रिएक्टिव एंड कॉपर Cu2s के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, किसके फॉर्म में? Cu2s की फॉर्म में, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में। ये ओर है बेटा, अगेन Cu2 इज द ओर ऑफ कॉपर, ओर ऑफ द कॉपर। क्लियर? कोर ऑफ कॉपर है। अच्छा, इसमें भी से भी अगर आपको कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है तो आप बहुत ही सिंपली आप जस्ट हीट कर दोगे एयर में। कैसे, वो देख लेते हैं। Cu2s क्या है? ओर ऑफ कॉपर, ओर ऑफ कॉपर। ठीक है जी, ओर ऑफ कॉपर। इसको आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो सबसे पहले जो कॉपर सल्फाइड है वो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, Cu2O। ठीक है जी, और सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे? इसको कॉपर ऑक्साइड को आपने इसी के साथ ओर ऑफ कॉपर, कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करना है। दोनों को, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड को आपने रिएक्ट किया, आपस में हीट दिया, तो इसमें से बेटा प्योर कॉपर आ गया, Cu बाहर आ गया और सल्फर डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर चला गया। ये रिएक्शन आपको एग्जाम में आता है, मैं आपको अभी से बता दे रही हूं। ये रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में आया और बच्चे हर बार कंफ्यूज होते हैं, हर बार कंफ्यूज होते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, वो कभी भी आपको अगर ये अलग अलग नाम से रिएक्शन आएगा तो बच्चे उसका अलग अलग रिएक्शन लिख देते हैं। तो बेटा आप ये ध्यान दो कि अगर आपको पूछा है कि इन दोनों को रिएक्ट करवाना है अगर तो दोनों को रिएक्ट करवाओगे तो बेटा ये रिएक्शन आपने लिखना है, इसके अलावा कोई रिएक्शन आप दोगे नहीं। और अगर आपको कॉपर का अकेला एक्सट्रैक्शन आता है तो आपने दोनों रिएक्शंस देने हैं। क्लियर? एक्सट्रैक्शन में, फुल एक्सट्रैक्शन के लिए आप दोनों रिएक्शन दोगे। ठीक है, ऑलराइट। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर फॉर टुडे। अब इस लेक्चर में हमने बात की है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज, तो हमने देख लिया था पिछले टॉपिक में। हमने यहाँ पे बात की है आयनिक कंपाउंड्स की, फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने बात की है जिसके बारे में। उसके अलावा वी स्टडीड अबाउट अकरेंस ऑफ मेटल, जिसमें हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज के बारे में बात की है। बाकी मिडिल और हाई रिएक्टिविटी सीरीज वाला हम टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।